Hi and good evening, everyone. Good evening, बच्चों. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कहाँ हैं बाकी बच्चे? Good evening, sir. Yes, good evening, Adya. We'll wait for 1 or 2 minutes for everyone to join. सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो. So I'll take a test of this chapter, motion in a straight line, on Friday, next Friday. Okay. So you have 1 week of time. अच्छे से prepare करो और Friday को टेस्ट लेंगे. ठीक है. तब तक तुम्हारे सारे ये असाइनमेंट्स वगैरह भी तुमको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा जो मैंने भेजा है. ठीक है ना. और सीबीएसई टाइप से ही रहेगा. तो थ्योरी भी होगा, डेरिवेशन भी होगा. राइट. डेरिवेशन हम लोगों ने किया ना कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का. तो वो सब डेरिवेशन होगा. nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला होता है, ये सारी चीज जितने डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशंस करेंगे और बाकी ये सारी चीजें करेंगे. और जैसा कि मैंने बताया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरा रह गया है जो मैं कराना चाहता था रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह का. दैट आई विल पिक अप इन अ डे और टू. सो विल गेट एवरीथिंग डन. आई विल डू एवरीथिंग बिफोर योर टेस्ट. जो भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस रह गए. सर मेरा अगले सैटरडे को टेस्ट है. तुमने बताया था. वेक्टर्स कहाँ तक आ रहा है तुम्हारा? सर सब्सट्रैक्शन तक. हाँ, तब तक हो जाएगा. हमें 2-3 हाँ 5 क्लास मिलेंगे. तब तक तो वेक्टर्स ही पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, हो जाएगा. इसीलिए मैंने जल्दबाजी में शुरू भी किया. अदरवाइज मैं एक और क्लास लेता मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मुझे लगा कि तुम्हारा फिर रह जाएगा. तो आज हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे. मोशन इन अ प्लेन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेक्टर्स. सो अब वेक्टर क्या है? जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स वाला पोर्शन किया था, तो आइडियली बहुत जगहों पे जहाँ पे बस आईआईटी और नीट की पढ़ाई होती है वहाँ पे वेक्टर्स को मैथमेटिक्स वाले पार्ट में ही कर लेते हैं. मैथमेटिक्स नीडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स जो हम लोग करते हैं वहीं पे कर लेते हैं. बट या दिस इज मोर रिलेटेड टू फिजिक्स, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू इट सेपरेटली. और इसमें टाइम भी थोड़ा मैं ज्यादा देना चाहता हूँ क्योंकि पूरा फिजिक्स इसी पे बेस्ड. वेक्टर्स अगर नहीं समझ में आया ना तो पूरा फिजिक्स फिर रह जाएगा. तो वेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है अच्छे से. राइट. फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए. So scalars and vectors. So there are two kinds of physical quantities we know. है ना. To start with this topic, let us revise some terms which we have already done. So these are weight है, length है, height है, temperature है, pressure है, time है. ये सब क्या है? इन सब को क्या बोलते हैं?
फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, राइट? सो डू यू नो व्हाट दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन फिजिक्स? दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? नाउ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या किया था? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं आसपास जो हमारे है, उन सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज, सो एग्जाम्पल क्या है इसके? लेंथ है, मास है, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हो गए। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज भी इनको आप बोल सकते हो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को। एग्जाम्पल इसका ये सब जो अफेक्शन, लव, एंग्री, हंग्री, ये सब सारी जो चीजें हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, दीज आर ऑल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी divided into various parts. So first kind of division जो हम physical quantities का करते हैं classification, that is between fundamental quantity and derived quantity. So we had seen कि there are 7 fundamental quantities, 2 supplementary भी थे, right? और उसके अलावा बाकी सारे quantities को हम उन fundamental quantities से derive करते हैं, उनको हम derived quantities कहते हैं, right? So physical quantities can also be classified in terms of scalars and vectors. So there are 2 different types of physical quantities. One is scalar and other is vectors. What are scalar quantities? Scalar quantities are those which have only magnitude and no direction. So to understand about scalars and vectors, first let us understand about the terms magnitude and direction of a physical quantity. ठीक है? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को के समझना जरूरी है अगर हम स्केलर्स और वेक्टर्स को समझना चाहते हैं। सो सबसे पहले मैग्नीट्यूड समझते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो कि आप मेजर करते हो, राइट? सो जैसे फोर्स को मैंने बोला 10 न्यूटन, सो 10 न्यूटन्स, 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है, न्यूटन उसका यूनिट है, राइट? और 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ कह दिया हमने, तो 10 उसका मैग्नीट्यूड, न्यूटन उसका यूनिट और टुवर्ड्स नॉर्थ उसका डायरेक्शन, राइट? तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन विल बी वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है काउंटेबल और मेजरेबल। सो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर 9 बॉटल्स हियर, राइट? और these are expressed in terms of number and specified units. तो या तो बस नंबर हो या फिर नंबर और स्पेसिफाइड यूनिट्स हो। फिजिकल क्वांटिटीज में जनरली आप देखोगे कि यूनिट्स भी हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे 10 kg हो गया या 8 न्यूटन हो गया। यहाँ पे 10 क्या है? नंबर है, और kg क्या है? उसका यूनिट हो गया। उसी तरह 8 न्यूटन्स में 8 इज अ नंबर एंड न्यूटन इज द यूनिट, राइट? सो this is how you can represent a magnitude, only by a number or by a number and its unit. Then comes vector quantity. So to understand vector quantity, let us try and understand it through distance and displacement. तो ये basically हैदराबाद का है ये। तो साइबर टावर से कुछ एक JNTU करके है, और उसके बाद ये कुकटपल्ली करके एक जगह है वहाँ पे। So this is 10 kilometer to. So let us understand a physical quantity with an example. So the distance between Cyber Towers and Kukatpalli distance is 10 kilometers. So ये जो blue line आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको distance बता रहा है, right? So here 10 is the magnitude, kilometer is the unit. Okay, so this is how you represent a scalar quantity जब आप distance को represent करते हो. So physical quantities which are completely specified by magnitude and unit only are called scalar quantities. उसमें बस मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा जो उसको डिफाइन कर रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी को। सो दीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। नाउ यहाँ पे बट वी डिड नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन आल्सो इन दिस, देन इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट अस अंडरस्टैंड द वेक्टर क्वांटिटी विद द सेम एग्जांपल। लेट्स से डिस्टेंस, जैसे अगर हम लोग ब्लू लाइन के थ्रू जा रहे थे वो डिस्टेंस था। अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, ये जो ब्लैक कलर का लाइन आपका दिख रहा है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है?
directly, you know, a straight line joining the initial point to the final point will give us displacement. So what is the displacement between Cyber Towers and Kukatpalli? We'll say that it is 10 kilometer towards north, right? So 10 kilometer जब भी north direction भी बता दिया साथ में मैंने, है ना? तो ये north उसका direction को बता रहा है. Exactly वो 10 किलोमीटर नहीं होगा, कम ही होगा basically, है ना? 10 किलोमीटर तो हम लोग पूरे distance को path length को measure कर रहे थे. ये उससे less होगा यहाँ पे. So यहाँ पे 10 is magnitude, kilometer is unit, and your north will give you the direction. So physical quantities which are completely specified by magnitude, unit, and direction are known as vector quantities. So those physical quantities which have magnitude, unit, and direction, all three, they are known as vector quantities. The blue arrows indicate the displacement here, जो हम लोग black से line से दिखा रहे हैं. The red arrows indicate the distance. Now, definition of scalar quantity physics में अगर हम देखें, scalar quantity is a quantity that has only magnitude and has no specific direction in space. Example of scalar quantity. So, scalar quantity will have only magnitude. Situation where magnitude alone is sufficient, वहाँ पे such quantities are scalar quantities. Example of scalar quantities are length, volume, time, mass, area भी is an example. So ये सारे जो है length, volume, time, mass हम लोग जो लेते हैं, ये सारे scalar quantities के examples हो. ठीक है? So scalars can be, definition वही है, scalar quantities which has only magnitude. The physical quantities which has only magnitude but no direction are called scalar quantities or scalars. Mass, length, time, distance, speed, temperature, work, these are all examples of scalar quantities. The scalars can be added, subtracted, multiplied, and divided by ordinary laws of algebra. यहाँ पे हम लोग scalar quantities को अगर add, subtract, multiply या divide करना है तो normal law of algebra से हम लोग add कर सकते हैं. जैसे mass को add करना है तो जैसे 2 kg plus 3 kg 5 kg कर लेंगे, right? तो जो normal algebra जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, उसी के थ्रू हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं. बट वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं कर सकते. स्केलर्स कैन बी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इज स्पेसिफाइड बाय मेयर नंबर एंड यूनिट. इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट? बट इट इज स्पेसिफाइड ओनली बाय अ नंबर एंड द यूनिट. इट डज नॉट हैव डायरेक्शन. वी डू नॉट शो डायरेक्शन. So vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction in space. So these are those physical quantities which have both magnitude as well as direction. Vectors has magnitude and a specified direction. Situation where magnitude and direction both are required. कोई physical quantity को define करने के लिए अगर magnitude और direction दोनों required है, then we'll say that such a quantity is known as a vector quantity. Examples of vector quantity are: first is velocity, second is force, displacement, torque, and many more, right? तो ये सारे examples हैं आपके vector quantities के. Now let us revise what scalars and vector quantities are. जिसमें बस magnitude होता है वो scalar quantity हो गया. जिसमें magnitude के साथ direction हो उसको हम लोग vector quantities कहते हैं. Now representation of vectors. So displacement of a body from A to B is represented as, मान लो A से B हम लोग गए तो उसको हम लोग represent कैसे करते हैं? Straight line से. तो कोई भी symbolically हम लोग को अगर vector quantity को represent करना होगा तो उसको या तो small letters से represent करते हैं vector का naming, या फिर initial और final position को join करने वाले capital letters से हम लोग उसको join करके उसके ऊपर एक arrow sign बनाते हैं. So जहां पे भी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो साइन बना हुआ है मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. So vectors are represented by small letters with an arrow sign और initial and final points को join करने वाले line segment के ऊपर हम लोग ऐसे वेक्टर का साइन बना लेते हैं which shows that that is a vector quantity, that physical quantity is a vector quantity.
Sir, sorry to interrupt, but can you explain this once again? I got disconnected. ये वाला चीज रिप्रेजेंटेशन को Yes, sir, I actually don't know how much I missed, but मैंने इसके पहले ये कराया है, बस मैग्नीट्यूड जिसमें होता है वो उसको स्केलर कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर कहते हैं, राइट। और इसके पहले हम लोग, अच्छा तुम्हारे लाइट गया हुआ था क्या? yes, sir. ये वाला किया, ये वेक्टर वाला, ये नहीं, ये भी नहीं किया। नहीं, this so I did. this you did, right? Okay, great. So scalar quantities ये थे। स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन हम लोगों ने फिर से रिवाइज किया। जो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हम लोगों ने देखे, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड, टेम्परेचर एंड वर्क, दीज आर द एग्जांपल्स। Scalars can be added by added, subtracted, multiplied and divided by ordinary laws of algebra. तो वहां पे हम लोग कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं चाहिए, हम लोग 2 kg और 3 kg को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और या फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड और 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं नॉर्मल अलजेब्रा से। We do not need a separate algebra to multiply or add, subtract, multiply or divide two physical quantities if they are scalar. Scalars may be positive or negative. It is specified by merely number and unit. It can be positive as well as negative, and you can specify it only by writing the number and a unit besides it. Then we did vector quantities. Vector quantity is a quantity that has both magnitude as well as direction. So a situation where magnitude and direction both are needed, we need vector quantities to specify such quantities. Now, example of vector quantity was velocity vector, force vector, displacement, torque. These are all example of vector quantities, because all of these physical quantities has magnitude as well as direction. Then we did, we did this, that if magnitude is only needed, then we call such quantities scalars, and those quantities in which magnitude and direction both are needed, they are known as vectors. Then we were doing this representation of a vector. So displacement of a body from A to B is represented like this. तो कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हमेशा एक एरोड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो उसको एक एरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज depicted by the length of the arrow. So let's say if I say this is 2 Newton, ठीक है, towards east, तो अगर हम लोग को 1 न्यूटन बनाना होगा ना, तो इसके हाफ साइज का हम लोग बनाएंगे। दिस इज 1 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो बेसिकली स्केलिंग करते हैं, स्केल के हिसाब से अगर ये 2 न्यूटन है तो ये 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके हाफ लेंथ। और इसी से अगर 4 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है तो इसको डबल कर देंगे, तो दिस इज 4 न्यूटन। और अगर पैरेलल बना रहे हैं तो दिस इज इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ज्योमेट्रिकली। और उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको एक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एस, और उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन बनाते हैं। उसी तरह अगर सिंबॉलिकली इसको इसके पॉइंट से रिप्रेजेंट करना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, तो उसको ए बी और उसके ऊपर ऐसे हम लोग वेक्टर का साइन बना लेते हैं। ठीक है, जहां ए जो है टेल ऑफ वेक्टर है और बी क्या है, हेड ऑफ द वेक्टर। ये जो ए बी है, ए को हम लोग टेल ऑफ द वेक्टर कहते हैं एंड बी इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर। जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का हमेशा टेल से हेड की तरफ होता है, राइट? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम टेल टुवर्ड्स हेड इन दिस डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जैसे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और उसके दोनों तरफ ये मॉड्यूलस का साइन बनाते हैं। मॉड्यूलस का साइन तुम लोग पढ़े हो ना मैथमेटिक्स में, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, राइट? तो मॉड्यूलस का साइन बनाते हैं। तो जो लेंथ है, लेंथ बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो ये जो लेंथ बना रहे हो आप ए बी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? So this length AB is always positive and it is represented as AB and then inside a modulus vector. Is it clear?
So this is magnitude of AB. Sir, Yes. sir, if it's a modulus of AB, can we add it and subtract it with like normal algebraic methods? The magnitude can be added or subtracted, but vectors cannot be added or subtracted by normal algebraic method. Because यहाँ पे हम जो मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसको हम लोग को ध्यान रखना होगा कि उसका डायरेक्शन किधर है। अगर डायरेक्शन उसी के अलोंग है जिधर मान लो वेक्टर v1 और दूसरा v2 है, देयर आर टू वेक्टर्स, दे हैव द सेम डायरेक्शन, देन यू कैन ऐड इट नॉर्मली, जैसे आप एल्जेब्रिकली ऐड करते हो। बट अगर उनका डायरेक्शन अलग है देन यू कैन नॉट ऐड इट नॉर्मली, तब वहां पे वेक्टर अलजेब्रा से ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, Thank you, sir. कम अक्रॉस अभी उसके अक्रॉस में। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। दीज आर ऑल अभी रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ रहे हैं, कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर। दिस कैन ऑल्सो बी सेड, ये जैसे बस AB अगर लिख दिया और वेक्टर साइन ऊपर से हटा दिया, वो भी उसके मैग्नीट्यूड को ही बताएगा। अगर हमारे पास एक वेक्टर है AB, ये वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अगर हमने बस AB लिख दिया मतलब ये उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन अक्रॉस इट, मॉड्यूलस वेक्टर, और you can remove the vector sign from the top. That will also give you the magnitude. That is also the representation of magnitude. Is it clear? Yes, sir. Now types of vectors. So let us understand now some special type of vectors. So सबसे पहला है equal vectors. What are equal vectors? Vectors which are equal in magnitude and in the same direction, we say such vectors as equal vectors. So consider AB and CD having same magnitude and direction. अगर AB और CD के magnitude same है, वेक्टर P और Q को हम equal vectors बोलेंगे उस समय. So AB will be equal to CD और वेक्टर P is equal to वेक्टर Q. So two or more vectors having the same magnitude and same direction, irrespective of their position in space, are called equal vectors. ठीक है, so दो वेक्टर अगर पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन में है, राइट, और अगर उनका लेंथ सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर इक्वल वेक्टर्स. सो मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हो? उसके लेंथ से, राइट, उसके लेंथ से हम लोग मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं. और उसका डायरेक्शन कैसे मेजर करते हो? एरो का जो डायरेक्शन है अगर पैरेलल है तो मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दैट मींस दे हैव द सेम डायरेक्शन, जैसे यहाँ ए बी और सी डी में. तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड उसके लेंथ से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर्स सेम हो जाएगा. अब कोई जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे हो आपस, इस तरह से भी होगा ना, तो ये दोनों वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, राइट. दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर वेरेवर दे आर इन द स्पेस. अगर यहाँ पे भी है तो अब देखो तुम्हारा ये ए बी वेक्टर हो गया और ये तुम्हारा सी डी वेक्टर हो गया. तो इसको तुम एक्सटेंड करके देखोगे तो देखोगे कि ये दोनों वेक्टर एक्चुअली में पैरेलल है. और इसका जो लेंथ मेजर करके देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम. इज इट क्लियर? तो इसी से ये आता है कि किसी भी वेक्टर को तुम अगर पैरेलली पूरे प्लेन में कहीं पे भी शिफ्ट करोगे उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वेक्टर वही रहेगा. तो यू कैन शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली एनीवेयर इन अ प्लेन, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्योमेट्रिकली जब हम लोग ऐड करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तब ये चीज बहुत काम आए, यही कॉन्सेप्ट काम आए. यू कैन राइट इट, you can shift a vector parallelly anywhere in the plane
The value of the vector does not change. So vector does not change in this case. क्लियर बच्चों? भाई रह आप लोग का टाइम पे ये बंद क्यों हो जाता है? कैमरा अपना ऑन रखो सारे. Everyone please switch on your cameras. नाम लेके जब तक नहीं बोलेंगे सर क्यों ऑन करेंगे? अब उदय ऑन कर लो बेटा, क्षितिज ऑन कर लो बेटा, है ना? दिव्यांश, रिदम, लक्ष्य, राघव, कृष, ईशान, अधिराज, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखें. Now, second is opposite or negative or anti-parallel vectors. Opposite vectors या negative vectors or anti-parallel vectors क्या है? Those vectors whose magnitude are same but the direction are exactly opposite to each other. They are known as anti-parallel vectors or negative or opposite vectors. For example, let's say we have this vector AB, another vector CD, which is anti-parallel to AB. That means magnitude is same but the direction is exactly opposite. So this will be known as, this we'll say it as opposite or negative or anti-parallel vector. So AB will be equal to minus of CD, P will be equal to minus of Q. Any two vectors of same type which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite or negative vectors. Now third is unit vector. यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट ना बहुत लोगों को बहुत दिन तक समझ में नहीं आता है, तो मैं थोड़ा इस पे थोड़ा डिटेल में तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है. अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहले रफ मीनिंग समझ लो. हमारे पास एक लेट्स से एक वेक्टर था, लेट्स से ये वेक्टर ए बी है, इसको हम लोग ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू लेट्स से 5 यूनिट्स ना. 5 यूनिट्स, अगर लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर हो गया या कुछ भी, जो भी चीज दे रखा है, 5 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड हो. अगर मैं इसी वेक्टर के अलोंग, जिधर इसका डायरेक्शन है उसी वेक्टर के अलोंग अगर 1 यूनिट का एक वेक्टर बनाऊं, राइट. नाउ लेट्स से वी हैव ड्रॉन अनदर वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू original vector. That means the direction is the same, but the magnitude of this vector is 1 unit. Okay, magnitude of this vector is 1 unit. We call this vector as unit vector of the given vector. So if the given vector is AB, so this vector, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AB और इसके ऊपर एक कैप बना देते हैं, राइट. AB हैट या AB कैप इस तरह से बोलते हैं. तो ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो निकालते कैसे हैं? इसके वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है. कैसे हुआ? ये जो वेक्टर है, मान लो मैंने इसको बोला 5 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ है, उसको हम 5 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगा. डायरेक्शन तो उधर ही रहेगा, है ना. उसके मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड अब कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया उसी वेक्टर का, राइट. तो इफ वी हैव अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल वेक्टर बट द मैग्नीट्यूड of that vector is 1 unit, then we call it a unit vector of the original vector. ये यूनिट वेक्टर AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसीलिए इसको AB के ऊपर कैप लिखते हैं, राइट. और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यू अ यूनिट वेक्टर. क्या है यूनिट वेक्टर? सबको समझ में आ गया. और उसको निकालते कैसे हैं वो भी समझ में आ गया. मैग्नीट्यूड को उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर पता चलेगा, राइट. सो अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. सो कंसीडर अ वेक्टर A
So a unit vector is given vector divided by the magnitude of that vector, right? So I'll just first take a snapshot of this. So we define unit vector as given vector by magnitude of that vector, right? So it is represented as a cap. So हमारे पास, if we have a vector given as a, so let's say this is a vector, so a cap will be represented as, a cap can be represented as vector a divided by magnitude of that vector. So this is basically a unit vector. इसको पढ़ते हैं a cap या फिर a hat, ठीक है? ये कैप जैसा है ना, इसीलिए इसको a cap बोला जाता है. तो ये यूनिट वेक्टर हो गया. यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, please write this formula. This is very useful. We'll be using it very often. लिख लिया सबने? Yes, sir. नाउ जीरो वेक्टर एक है. जीरो वेक्टर क्या होता है भाई? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन है उसका. सो दोज सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो विथ अ डेफिनिट डायरेक्शन. अब जीरो वेक्टर का तुम बोलो सॉरी नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया ना. तो ऐसे वेक्टर्स को अब बोलो कि जीरो वेक्टर क्या हो गया. अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, राइट? मैग्नीट्यूड जीरो, बट वो तो है तो वेक्टर क्वांटिटी. सो ऑल दोज वेक्टर क्वांटिटीज whose magnitude is zero are known as zero vector. Now because their magnitude is zero, you cannot specify a direction until unless it will have some magnitude. अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तभी तो तुम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर पाओगे. जीरो है तो उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. डायरेक्शन है बट नॉट स्पेसिफिक. जब तक उसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, 0.1 या 0.2 कुछ भी मैग्नीट्यूड तुम उसमें नहीं डालोगे तब तक उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता. इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन. So a vector having zero magnitude and having no specific direction is called a zero vector or null vector. ये एक theoretical concept है zero vector और null vector का. और जीरो क्योंकि तुमको चाहिए किसी भी चीज को, मान लो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन ऑपोजिट था, उस केस में जो तुमको वेक्टर मिलेगा वो जीरो वेक्टर ही तो मिलेगा. तो अब अगर जीरो वेक्टर को डिफाइन करके नहीं रखेंगे तो हम लोग मतलब वी कैन नॉट सॉल्व एनी problem, right? So in just for that sake, just for solving sake, we have this concept of zero vector. So a vector having zero magnitude and no specific direction are known as zero vector or null vector. It is represented by capital O से हम लोग represent करते हैं उसको. Example, the velocity of a particle at rest. अगर particle rest में है तो उसका velocity zero होगा, but velocity vector है इसीलिए उसको जीरो वेक्टर हम लोग बोलते हैं. सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा दैट विल बी जीरो वेक्टर ओनली. व्हाई? बिकॉज इट इज इट्स इनिशियल पोजीशन इज आल्सो origin and final position is also origin because it is stationary at origin. So in that case position vector is given by zero vector. Now rectangular unit vectors, this is very important. Again, rectangular unit vectors is basically consider a coordinate system, axis system जो हम लोग x y z axis करते थे, उसी तरह से हम लोग करेंगे. x horizontal हो गया, y vertical हो गया and z is coming out of the plane of paper. So vectors, unit vectors along x axis, y axis and z axis have been given a separate name. So unit vector along x axis is called as I cap vector, I cap. Y axis के along जो unit vector है उसको हम लोग j cap से represent करते हैं और z axis के along जो unit vector है उसको हम लोग k cap से represent करते हैं. ठीक है? So you can write it unit vector along x axis. इसको I cap से represent करेंगे.
उसी तरह यूनिट वेक्टर along y axis, we represent it as j cap. And third, unit vector along z axis is represented as k cap. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes. तो अगर कोई भी, अब देखो इसमें समझो कि इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास कोई प्लेन है, लेट्स से उस पे जो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट पे, ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें यहाँ पे 2,3,4 एक पॉइंट, राइट। 2,3,4 मतलब x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड z कोऑर्डिनेट इज 4, right? So in that case, any vector, let's say we have a point A whose coordinates are x, y, z. So we join O and A by a straight line, and that vector OA can be represented as xi plus yj plus zk. तो ये हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, है ना, मतलब along with the unit vectors along x axis, y axis and z axis, it is represented like this. xi का मतलब क्या हो गया कि जो i कैप के along, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along x axis, उसके along क्या मैग्नीट्यूड हम लोग के पास है, x है। उसी तरह j कैप मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो yj हो गया, और z एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है k कैप उसको उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें उसका वैल्यू आ गया। अब xi प्लस yj प्लस zk हमारा टोटल वेक्टर हो जाता है OA। अब ये इसका मतलब क्या हुआ ये भी मैं समझाता हूँ। ये लिख लिया सबने? Yes. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So rectangular unit vectors are the unit vectors along positive direction of the axis of the coordinate system. ठीक है, अब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। Let's say मैं इसको x ले रहा हूँ, इसको y ले रहा हूँ और इसको z ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। x अगर मैंने इसको लिया है तो इसको y लेंगे और ऊपर वाले को z लेंगे, राइट। नाउ ये तुम्हारे रूम के जैसा है। तुम्हारे रूम में जो किनारे, अगर कॉर्नर पे जो वॉल है तो उस वॉल को अगर तुम नोटिस करोगे तो नीचे एक लाइन जा रहा होगा, x एक्सिस उसको मान सकते हो लेंथ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ ऑफ द रूम को y एक्सिस मान लोगे और हाइट ऑफ द रूम उसको z एक्सिस मान लोगे, राइट। तो x y z एक्सिस इस तरह से है। अब अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, मान लो हम x एक्सिस के अलोंग आते हैं x, फिर y एक्सिस के अलोंग जाते हैं हम y, राइट। सो मैंने जब लिखा xi का मतलब हो गया ओरिजिन से मैं यहाँ आ गया। जब मैं yj लिखता हूँ इस पे xi प्लस yj, मतलब मैं यहाँ पे yj इधर y एक्सिस के अलोंग आ गया, राइट। y यूनिट y मैग्नीट्यूड हम इधर आ गए, और उसके बाद जब हम लोग zk लिखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे पहुंच गया, z एक्सिस के अलोंग हम लोग गए zk हो गए, तो ये पॉइंट पहुंच गए। ये पॉइंट क्या है, हमारा a है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे xi प्लस yj प्लस zk से, राइट। तो इवेंचुअली वी स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स x एक्सिस, we moved a distance of x, then along y axis we moved the distance y, and along z axis we moved the distance z. If you find the coordinate of a, this will be x, y, z, और
अगर तुम्हें OA वेक्टर चाहिए तो OA वेक्टर इज नथिंग बट, इसको ज्वाइन कर लो, so इसको ऐसे 3 डायमेंशनली समझो, ठीक है। OA वेक्टर इज द फाइनल वेक्टर, मतलब xi पे yj ऐड कर दिया और zk ऐड कर दिया, तो हम फाइनल जो है OA वेक्टर मिल गया। Initial position is O, final position is A. But how do we go to A? Is we move x distance along I, y distance along J, and z distance along K. समझ में आया आप लोग को बच्चों? Did you understand? Yes, sir. 3 डायमेंशनली इसको समझना शुरू करो। अब 3 डायमेंशनली समझोगे तभी समझ में आएगा। इसको देखो, ये इट इज समथिंग लाइक दिस। So this is a 3-dimensional thing basically. Xi, Yj and Zk. So we started from this corner और diagonally opposite, जो body diagonal है उसके opposite वाले point A point पे पहुंच गए। और इन सब का अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो दैट विल बी x, 0, 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो दिस विल बी x, y, 0, z कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। ये xy प्लेन है ना, xy प्लेन पे z कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि हाइट कुछ भी नहीं है। तो ये पूरे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, दिस विल बी x is 0, y and z is also 0। ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0, 0। अब इस पॉइंट का, अगर आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो x, y, z था, इसका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, 0, y, z हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट करेंगे तो x और y दोनों 0 हो गया और z हो गया बस यहाँ पे। और सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो दिस इज x, 0, z, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया सबको? Yes, sir. आधे बच्चों की तो आवाज ही नहीं आ रही है। क्षितिज, सर थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। एक बार में नहीं आएगा, जब हम लोग एग्जाम्पल वगैरह करेंगे और जो बाकी बच गया वो भी समझ में आ जाएगा। दो आई एम ट्राइंग हार्ड कि तुमको एक एक चीज वैसे डिटेल में बता के करें, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जब तक क्वेश्चंस नहीं करते हैं, तब तक एप्लीकेशन नहीं करते हैं, तब तक क्लैरिटी नहीं आती। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े। Yes, sir. अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताते हैं एक वेक्टर के फॉर्म में, सो दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे हम लोग, हमारे पास एक पॉइंट था, लेट्स से ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास एक पॉइंट P है, ये ओरिजिन O है, तो O से लेके P तक ज्वाइन करेंगे, ये OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नहीं सर, नहीं हुआ। पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, किसी वेक्टर का, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं वो उसका पोजीशन वेक्टर। ओके सर। ठीक है। सो कंसिडर अ पॉइंट P इन स्पेस हैविंग पोजीशन 2, 3। तो जैसे यहाँ पे 2, 3, अगर यहाँ पे 2 डायमेंशन ही बताया हुआ, 3 डायमेंशन नहीं बताया हुआ, तो ये जो पॉइंट 2 है, 2, 3 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस O से लेके पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे। वो वेक्टर जो होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ओरिजिन से उस पॉइंट P तक ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है
दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जितना, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट इसका 2,3 है, एक्स एक्सिस के अलोंग तुम कितने कितने यूनिट जा रहे हो, 2 यूनिट्स जा रहे हो, और वाई एक्सिस के अलोंग कितने यूनिट जा रहे हो, 3 यूनिट्स जा रहे हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो वेक्टर लिखेंगे दैट विल बी, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग 2 है तो 2i, और वाई एक्सिस के अलोंग 3 जा रहे हैं तो ये कितना हो गया 3j। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर p। अभी हम लोग आगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे तो तुमको वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट्स से ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, तो कोई भी ट्राइंगल अगर फॉर्म होता है 3 वेक्टर से, लेट्स से ये एक वेक्टर हो गया O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट P। सो if I have to calculate OP will be equal to, vector OP will be equal to OA plus AP। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट द sum of two vectors which are two sides of a triangle will be equal to the third side of the triangle. Okay, so if two sides of the triangle represents two vectors, the third side of the triangle taken in an opposite order, opposite order मतलब O से A जा रहे हैं, A से P जा रहे हैं, तो P से O ना आके O से P जाएंगे। मतलब पहले वाले वेक्टर का टेल, दूसरे वाले वेक्टर का हेड, इसको जो वेक्टर ज्वाइन करता है वो वेक्टर उसका सम होता है, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स OA एंड AP। Is it clear? When two vectors represents two sides of a triangle, the third side of the triangle taken in opposite order, opposite order का मतलब O to A, A to P, P to O ना आके O to P, opposite order में। अभी तक तो ऐसे चल रहे थे, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड वाला जो ट्राइंगल का होता है तीसरा साइड, दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द सम ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स। So OA plus AP is always given as OP by completing the triangle. ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। We'll see it in detail later on. अभी यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। OA क्या हो गया, OA ये वाला वेक्टर हो गया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने जो यूनिट वेक्टर बोला I है, तो 2 को I से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2i हो गया ये वेक्टर OA। और y एक्सिस के अलोंग हम 3 यूनिट जा रहे हैं, राइट, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, और इधर y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है j होता है, तो 3 इंटू j कर देंगे, 3j ये वाला वेक्टर हो जाएगा AP। तो 2i प्लस 3j, इसको OA को हम लोग लिख लेंगे 2i और AP को लिख लेंगे 3j, तो OP इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, इसी से आता है। इज इट क्लियर? क्लियर है वेदांश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हम O वेक्टर ही बोलते, O वेक्टर मतलब ओरिजिन वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर ही तो हो गया। O वेक्टर का मतलब क्या हो गया, O से ही स्टार्ट हुआ और वहीं पे खत्म हो, राइट। O वेक्टर तो यही हुआ, ओरिजिन का वेक्टर। तो जो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर लिखोगे वो क्या हो जाएगा, 0i प्लस 0j, क्योंकि पोजीशन ओरिजिन का तो ओरिजिन पे ही है ना। It is no, there is no distance between origin and origin itself. It is coinciding at the origin. So origin vector will be a zero vector. That's why we are writing it as 0i plus 0j. Is it clear? Yes, sir. So OP vector जब हम लिखते हैं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारा जो है that gives us the displacement vector. Okay, तो वही हम लोगों ने किया। फाइनल पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0i प्लस 0j है, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें 2i प्लस 3j मिल जाएगा। ये इसको डिटेल में हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर कर रहे होंगे तो भी करेंगे। So a vector which represents a position of a point in magnitude and direction, position of a point in magnitude and direction with respect to a coordinate system is called position vector.
Now, if we see that the vectors cannot be added, subtracted, and multiplied by ordinary laws of algebra, for these operations we use law of vectors. Division of two vectors is not possible, is not defined only. But addition, subtraction, and multiplication of vectors are being done by a separate algebra, which is known as vector algebra. Division of vector by another vector is not a valid operation in vector algebra. You cannot divide two vector quantities. Okay. Now a vector can be represented either by a single letter in boldface or by using single letter with an arrowhead on it. तो अगर हम bold face से मतलब bold face से represent करें या फिर arrowhead से, तो bold face से तो book में represent हो सकता है, हम लोग copy में तो represent कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग हमेशा represent करेंगे एक vector को उसके स्मॉल लेटर और उसके ऊपर एक एरो का साइन रिप्रेजेंट करके. Geometrically or graphically, a vector is represented by a straight line with an arrowhead, that is arrowed line. The starting point of arrowed line is called tail or origin of the vector. तो ये जो starting point है, this is called tail or origin of the vector. And the end point of the arrowed line is called the tip or head of the vector. तो यहाँ पे ये जो portion है, this is called tip or head of the vector. Now, modulus of a vector, the magnitude of a vector is the modulus of a vector. The modulus of a vector A is represented by A को हम लोग modulus sign के अंदर लिखते हैं, या फिर A को बिना vector के sign के लिखेंगे, वो भी modulus of vector को ही represent करता है. Modulus of a vector represents the magnitude of that vector. Now, a unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude and having the same direction as that of a given vector. ये हम लोगों ने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले. So it is a unitless and dimensionless vector and represents direction only. A unit vector of A is written as A cap and is read as A cap or A hat. Since magnitude of vector A is, modulus sign के अंदर A vector को लिखते हैं. So vector A can be written as magnitude into direction. So magnitude of the vector into direction of the vector. Now, if we have to find only the direction of the vector, that is unit vector. So unit vector will be equal to vector A divided by magnitude of the vector. Okay. Or, so these are two ways in which you can represent a vector. So a unit vector is basically a vector divided by its magnitude gives you the unit vector. This we have already seen. In rectangular Cartesian system, I, J, and K are the unit vectors along x-axis, y-axis, and z-axis respectively. Thus, a unit vector in a given direction is also defined as a vector in that direction divided by the magnitude of the given vector. It is unitless and dimensionless vector and represents direction only. Now, if you see here, in this diagram, it is more clearer. जो मैं हाथ से बना रहा था तुम्हें, यहाँ पे इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर होगा. अगर आप देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला कि x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, उसको i कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो y एक्सिस के अलोंग होता है उसको j कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो z एक्सिस के अलोंग होता है उसको k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, so how do you reach that point? You move x units along x-axis, y units along y-axis, and then finally z units along z-axis. So then you will get, और अगर आप origin से इस वेक्टर, इस पॉइंट P तक एक वेक्टर को ज्वाइन करो, तो ये आपका वेक्टर OP हो जाएगा. इस वेक्टर OP को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में. OP का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो अगर हमें OP के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना होता है, so that is equal to vector OP divided by vector OP का मैग्नीट्यूड, which is equal to xi plus yj plus zk divided by
रूट अंडर x square plus y square plus z square. That is, OP का unit vector will be equal to x divided by root under x square plus y square plus z square I cap plus y divided by root under x square plus y square plus z square j cap plus z divided by root under x square plus y square plus z square k cap. This is how you represent a unit vector. प्लीज इसको लिख लो सारे को, ये डायग्राम बना के साथ में ये लिख लो. ये आपको पूरे अच्छे से रेक्टेंगुलर वेक्टर in rectangular coordinate system. सर Yes, sir. ये ओपी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे आया? ये देखो ना, ये जो देखो, ये पहले इसको समझो, ये x है और ये y है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ना. और ये क्या है, z है. अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाना. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OP क्या हो जाएगा बच्चों, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर का रूट अंडर होगा. OQ स्क्वायर क्या है बच्चा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. और PQ स्क्वायर क्या है, Z स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर. आया समझ में? यस सर. OQ को हम लोग लिख सकते हैं OR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर का रूट अंडर. So which is equal to x square plus y square का. सबको क्लियर है कैसे आया है? Yes, sir. ओपी जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, O से लेके P तक का डिस्टेंस. O से लेके P तक का डिस्टेंस मतलब तुमको ये डिस्टेंस निकालना था. उसके लिए तुमने पहले क्या किया, ये डिस्टेंस निकाल लिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके. उसके बाद ये डिस्टेंस जो है z जो तुम्हें पता है, उन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम में यूज करके OP का वैल्यू निकाल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ईशान, सितेश, Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. हम लोग अभी दो Yes, तीन sir. बार इसको करेंगे. अभी जो एक दो क्लास में ना क्या होता है कि शुरू के 2-3 क्लास में सब चीजें पढ़ते हैं अलग अलग. व्हेन यू जॉइन द डॉट्स टुगेदर तब फिर पूरी कहानी क्लियर होती है. तो अभी अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं, फिर जब ज्वाइन करेंगे तब भी इन सब चीज को डिस्कस करेंगे. तो डोंट वरी, अभी 1-2 बार और करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी. पहले क्लास में ही पूरी क्लैरिटी वेक्टर्स के लिए तो नहीं आएगी. वेक्टर एक बहुत बड़ा वास्ट चीज है ना. लिख लिया सभी ने? यस सर. बाद में इवेंचुअली रियलाइज करो कि इतनी कहानी बस ऐसे ही है, कहानी उतना ज्यादा करने की जरूरत है. अब देखो ये एक वेक्टर है, जैसे तुम बेसिकली वेक्टर को जब डायरेक्शन चेंज करते हो तो इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, राइट. इसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. मतलब एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए. तो अगर एक वेक्टर है उसको उसके 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं और उन तीनों पार्ट का कंबाइंड इफेक्ट उस वेक्टर के बराबर होता है. तो वो जो 3 पार्ट है वो एक x एक्सिस के लॉन्ग है, एक y एक्सिस के लॉन्ग है और z एक्सिस के लॉन्ग. इसको हम लोग रिजॉल्विंग वेक्टर्स अलोंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिटेल में करेंगे इन सब चीज को. ठीक है, अभी जो पिछली स्लाइड में मैंने लिखवाया है वो सब चीज को अच्छे से पढ़ो, समझो. अभी पीछे का करो, 2-3 क्लास जब हो जाएगा तब इसके क्वेश्चंस और इसके आगे पढ़ना. अभी कोई भी बुक से पढ़ोगे तो और कंफ्यूज होगे. सो डोंट स्टडी फ्रॉम एनी अदर बुक. अभी व्हाट यू नीड टू डू इज do all the questions which I have sent you.
जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन भेजे हैं ना तुम्हें करने के लिए, उसको बैठ के कर। ठीक है, 2-1 क्लास के बाद जब ये समझ में आने लगेगा तब फिर उस पे क्वेश्चन कर। ठीक है, Okay, sir. चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.